मेरा नाम दीपक है और अपने नाम की तरह ही मैं हमेशा जगमगाता रहता था। मैं अपने घर का सबसे छोटा और लाडला बेटा था। मुझे घर में सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। हर कोई जितना मुझसे प्यार करता था उतने ही मेरे नखरे उठाता था। मैं अपने घर में सबसे छोटा था और अपने ख़ानदान का सबसे खूबसूरत लड़का था। हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था। मेरे 2 चाचा और मेरे 2 बड़े भैया भी साथ ही रहते थे। जब मैं 10 साल का हुआ तो मेरे चाचा को मेरे पापा ने उनके घर का हिस्सा दे दिया था और वो लोग दूसरे शहर में जाकर नए घर लेकर शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद सिर्फ हमारी ही फैमिली उस घर में बची थी। मेरे सबसे बड़े भैया मुझसे उम्र में पूरे 15 साल बड़े थे और उससे छोटे भैया 7 साल बड़े थे। हमारी कोई बहन नहीं थी। मेरी माँ का कहना था कि जब मेरा जन्म हुआ था तब उनको काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत प्रार्थना करती थी कि उनका बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। जब मैंने जन्म लिया तो घर में खुशियों का माहौल छा गया था और उसके बाद से ही मेरे पिताजी का कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा, जिससे घर में सबको यही लगा कि उनके बेटे का जन्म होने के बाद हमारे घर के हालात काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं। मेरे कदम इस घर में और मेरे घर के लोगों के लिए बहुत शुभ माने गए थे। यही वजह थी कि सब लोग मेरे नाज नखरे खूब उठाया करते थे। मुझे कोई नाराज भी नहीं होने देता था। कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आए थे। जब जब हर साल मेरा बर्थडे होता था तब तब मेरे पापा को खूब सारी कामयाबी मिलती थी। ये मेरा भाग्य था या फिर कुछ और, मगर मेरे घर वालों को यही लगता था कि मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत लकी हूँ। हमारा घर बहुत बड़ा था और सब लोग आपस में मोहब्बत से रहते थे। मैं अपने घर के एक एक मेंबर का लाडला था। सब मेरी तारीफ किया करते थे कि मैं बचपन में ही इतना खूबसूरत हूँ तो जवान होकर मेरी सुंदरता कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी। मेरे नखरे कभी ख़त्म ही नहीं होते थे। मैं अगर कभी कोई बदतमीजी भी कर देता तो कोई मुझे डांटता तक नहीं था। हर कोई मुझे प्यार से समझाता था। मेरी हर ख्वाहिश मेरे मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर दी जाती थी। सबसे ज़्यादा तो मुझे मेरे पिताजी प्यार करते थे। माँ भी प्यार करती थी। उनका कहना था कि मेरी तो तुम में जान बसती है। दोनों भाई भी प्यार करते थे, मगर अपने कारोबार में बिजी होने की वजह से वो मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। लेकिन जैसे ही फ्री होते मेरी कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी कर देते थे। मेरी माँ की सुबह तो हमेशा मुझे देखकर ही होती थी और वो रात को मुझे देखे बिना सोती नहीं थी। और मेरे पिताजी तो मुझे बेटा बेटा करते नहीं थकते थे और बड़े भैया तो बार बार मेरे लिए चॉकलेट्स लेकर आया करते थे। इतनी मोहब्बत मिलने पर मैं काफ़ी घमंडी और बदतमीज़ हो गया था और घर वाले मेरी हर बदतमीज़ी और गलती को मुस्कुराकर बर्दाश्त कर लिया करते थे। मुझसे ना कोई जलन रखता था और ना ही कोई मेरी किसी बात को टालता था। जब मेरे चाचा और चाची हमारे घर में रहते थे वो भी मेरी हर डिमांड पूरी किया करते थे और मुझे बिल्कुल अपनी औलाद की तरह प्यार किया करते थे। मेरे बड़े चाचू के पास 2 बेटे थे और छोटे चाचू के पास सिर्फ एक ही बेटी थी, लेकिन फिर भी वो दोनों ही एक समान और खिलौने अपने बच्चों के लिए लेकर आया करते थे। वही सामान और खिलौने मेरे लिए भी लेकर आया करते थे। मुझे जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती, अगर वो घर में ना भी मौजूद होती तो हाथों हाथ मेरे लिए बाजार से लाकर मुझे दे दी जाती थी। इतने नखरे उठाए जाते और हद से ज़्यादा प्यार दिया जाए तो इंसान बिगड़ ही जाता है। ज़्यादा मोहब्बत मिलने वाला इंसान बिगड़ने के साथ साथ घमंडी भी हो जाता है और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं ज़्यादा लाड प्यार से बहुत बिगड़ भी चुका था और घमंडी भी हो चुका था, यहाँ तक कि मुझे अपने आगे कोई अच्छा नहीं लगता था। मुझे पता था कि मेरे एक ही इशारे पर मेरी बात मान ली जाती थी, इसलिए मैं जानबूझकर ऐसी ऐसी डिमांड्स करता था जिनको मेरे घर वाले आसानी से पूरी नहीं कर पाते थे। गुजरते हुए समय के साथ साथ मैं हर किसी को अपने से कम समझने लगा था। मुझे लगता था कि मैं बहुत स्पेशल हूँ या फिर दुनिया का सबसे स्पेशल इंसान हूँ। जिस तरह से हमेशा मुझे ट्रीट किया गया था उस हिसाब से मुझे यही लगता था कि इस दुनिया में मैं ही इकलौता एक ऐसा इंसान हूँ जिसकी हर ख्वाहिश चुटकियों में पूरी हो जाती है, जिससे सब लोग प्यार करते हैं, जिसकी सब लोग बात मानते हैं। लेकिन मैं कभी समझ नहीं पाया कि ये सब कुछ मेरे पिता के पैसों की वजह से था। मैंने कहीं सुना था कि लोगों का बर्ताव आपके साथ आपके पिता के पैसों की वजह से होता है। आपके पिता की जेब में अगर ढेर सारे पैसे हैं तो लोग आपको भी अहमियत देंगे। जितनी आपके पिता के पास ज़्यादा दौलत हो उतना ही लोगों का बर्ताव आपके साथ अच्छा रहेगा। फिर भले ही आपकी शक्ल अच्छी हो या ना हो, मगर दौलत तो है। और आज के समय में इंसान की शक्ल इतनी अहमियत नहीं रखती जितनी उसकी जेब में मौजूद दौलत रखती है।
लेकिन अगर आपके पास दौलत नहीं है तो उन्हीं लोगों को आपके अंदर ढेर सारी कमियां नजर आती हैं। फिर चाहे आपकी शक्ल बहुत ज्यादा अच्छी हो, भले ही आपके अंदर ढेर सारे गुण हों। मेरे पिता अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। पहले उनके घरेलू हालात बहुत ज्यादा कमजोर हुआ करते थे। मेरे पिता एक छोटी सी फैक्ट्री में काम किया करते थे, लेकिन जब मेरा जन्म हुआ तो उस फैक्ट्री की तरक्की हो गई, जिसका सारा क्रेडिट मेरे पिताजी को मिला था। कहने को तो मेरे दोनों भाई ही कम उम्र से नौकरी पर लग गए थे, क्योंकि वो दोनों पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन जब पिताजी को कामयाबी मिली तो धीरे धीरे दोनों भाई भी कामयाब हो गए और फिर हमारे घर के हालात बदल गए। घर में जो हमारे दोनों चाचू रहा करते थे, उनको भी उनके अलग से घर खरीद कर दे दिए गए। अब ये हमारा छोटा सा घर, जिसके एक हिस्से में हमारा परिवार रहा करता था, वो अब दोनों चाचू के जाने के बाद पूरा का पूरा हमारा हो गया था और इस तरह हमारा छोटा सा घर बड़ा हो गया। मेरे पिता ने अपनी कमाई से अपने दोनों बड़े बेटों को कारोबार कराया। उन दोनों की उस समय उम्र कम थी और मैं बहुत छोटा था। उसके बाद हमारे पुराने से घर को एक अच्छा सा नया रूप दे दिया गया था। ये सब कुछ मेरे पिता और भाइयों ने मिलकर किया था। अपनी मेहनत से मेरे पिताजी ने इस घर को बहुत खूबसूरत बना दिया था। फिर जब धीरे धीरे हम लोग बड़े हो गए तो पिताजी ने मेरे दोनों भाइयों का रिश्ता लगाया और उनकी खूब धूमधाम से शादी की थी। उनकी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। मेरे दोनों भाइयों की उम्र में आपस में वैसे तो काफी फर्क था, लेकिन दोनों जब जवान हुए तो एक ही उम्र के लगते थे। दोनों भाइयों की शादी पर मेरी उम्र 15 साल थी। इस सब के बीच कभी पिताजी ने अपने बारे में नहीं सोचा था, और अब जब पिताजी ने अपने बारे में सोचना शुरू किया, उनकी उम्र 55 से ज्यादा हो चुकी थी। मेरे दोनों भाइयों की शादी हुई तो 1 साल बाद मेरी बड़ी भाभी ने बेटी को जन्म दिया था। उनकी बेटी के घर में आ जाने से सब लोग बहुत खुश हो रहे थे। उसी तरह से खुशियां मनाई गई थी जिस तरह से मेरे जन्म पर खुशियां मनाई गई थी, क्योंकि मेरे बाद मुझसे कोई और छोटा आ गया था। और भला खुशियां क्यों नहीं मनाई जाती। पहले मैं अपने घर का सबसे छोटा मेंबर हुआ करता था और अब मुझसे भी छोटी मेरी भतीजी आ गई थी। हमारी वैसे भी कोई बहन नहीं थी। जब मेरी भतीजी के कदम इस घर में आए तो सब लोग खुशी से झूम उठे थे। मेरे तो जन्म के बाद से ही मेरे अच्छे दिन शुरू हो गए थे। सब कहते थे कि हमारे घर में पैदा होने वाले बच्चों के कदम शुभ होते हैं और उनका भाग्य जाग उठता है। फिर मेरे पिताजी के पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, इसलिए मेरे साथ तो लोगों का और हमारे घर के लगभग सारे ही मेंबर्स का बिहेवियर बहुत अच्छा रहता था। मेरे पिताजी के पैसों से ही ये घर चलता था, क्योंकि मेरे भाई थोड़ा बहुत ही काम करते थे। हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, इसलिए उनको लगता था कि उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दोनों को तो कभी अपनी सैलरी अकाउंट से निकलवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। वो अभी तक पिताजी के पैसों पर ही ऐश करते आए थे, ताकि मेरे पिताजी अपने दोनों भाइयों की भी जरूरतें पूरी कर दिया करते थे। मेरे पिताजी स्टील बनाने वाली फैक्ट्री में काम किया करते थे और अब वो उस फैक्ट्री के मालिक भी बन गए थे। उन्होंने अपनी अलग फैक्ट्री लगाई हुई थी, जहां से माल बनकर दूसरे देशों को जाता था। मेरे पिताजी की भले ही एक फैक्ट्री थी, उन्होंने अपनी मेहनत से काफी कुछ कर लिया था। मुझे भी अय्याशी भरी जिंदगी मिली थी। हाई क्लास के दोस्त, मेरे नखरे पूरे होना, हर वक्त पार्टी, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, यही मेरी जिंदगी थी। और मेरे घर वालों ने कभी भी मुझसे मेरी जिंदगी जीने का हक नहीं छीना था। लेकिन मेरे दूसरे नंबर वाले भैया हर बार और हर रोज मुझे रोक टोक करते रहते थे। मेरे छोटे भैया बहुत ही समझदार थे और बहुत ही अलग से नेचर के इंसान थे। जब से उनकी शादी हुई थी, वो ज्यादातर अपनी पत्नी के कहने में रहते थे। मेरी भाभियों को मैं पसंद नहीं था। इस घर में सबसे ज्यादा बात मेरी मानी जाती थी, इसलिए वो हमेशा दोनों भाइयों पर गुस्सा करती थी कि तुम्हारे छोटे भाई को देखो, उसकी घर में कितनी चलती है, जबकि बड़े भाइयों की तो कोई अहमियत ही नहीं है। उन्होंने घर में आने के बाद दोनों भाइयों को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था, जिससे मेरे दोनों ही भाई धीरे धीरे मुझसे दूर होते जा रहे थे। लेकिन मेरे माता पिता मेरे साथ थे। मेरी हर ख्वाहिश पूरी होती थी, इसलिए मुझे कभी इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि मेरे दोनों भाइयों के दिमाग में और दिल में मेरी भाभियों ने क्या कुछ नहीं बसा दिया। भैया जब भी मुझे बाहर मिलते थे तो हमेशा मुझे समझाते रहते थे। मैं तो अपनी जिंदगी में मस्त था। मैं कहाँ किसी के सुनने वालों में से था। जब मैं छोटा था और स्कूल जाया करता था तो एक दिन मेरे छोटे वाले भैया ने जिद पकड़ ली थी कि तुम्हें स्कूल के साथ साथ अलग से ट्यूशन भी डालना चाहिए, क्योंकि तुम घर में रहकर बहुत बदतमीजी किया करते हो। लेकिन मैंने ट्यूशन टीचर की नाक में इस कदर दम कर दिया कि उन्होंने मुझे ट्यूशन देने से ही इनकार कर दिया।
मेरे लिए बहुत सारे ट्यूटर लगाए गए, लेकिन कोई भी ट्यूशन टीचर 2 दिन से ज़्यादा मुझे नहीं पढ़ा पाता था। तंग आकर मेरे माता पिता ने भी भैया को समझा दिया कि वो स्कूल जाता है, यही बहुत है, तुम ट्यूशन का उस पर जोर क्यों डाल रहे हो। यहाँ तक कि भैया को भी बहुत डांट लगाई गई थी कि तुम भी तो स्कूल नहीं गए थे, तुम भी तो पढ़े लिखे नहीं हो, तो फिर अपने छोटे भाई पर इतना रोब क्यों जता रहे हो। मेरे छोटे भैया, जिनका नाम अतुल था, वो अब खामोश बैठ गए थे और उन्होंने ठान लिया था कि मैं जिस काम को नहीं करना चाहता उस काम में कोई भी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। अतुल भैया शुरू से ही मेरे लिए काफी सीरियस रहे थे। वो चाहते थे कि मैं बदतमीजी ना करूं, मैं ज्यादातर पढ़ाई पर ध्यान दूं। जिस तरह वो शिक्षा के लिए तरसे हैं, मुझे शिक्षा के लिए तरसना ना पड़े, इसलिए वो चाहते थे कि मैं ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पर ध्यान दूं। लेकिन मेरे भैया हार मानने वालों में से नहीं थे। कुछ दिन वो खामोश रहे, उसके बाद किसी दूसरे तरीके से उन्होंने चाहा कि मैं स्कूल में अच्छे नंबरों से पास आया करूं, जिसके लिए ट्यूशन लगाना बहुत जरूरी था। मेरा दिल इस तरह से खोया हुआ था कि मैं अच्छाई के रास्ते पर कभी चलना ही नहीं चाहता था। और यही हाल मेरी माँ का भी था, जिन्होंने मुझे कभी कुछ समझाया ही नहीं था, हमेशा बुरे कामों में सबसे आगे रखा था। मेरे बड़े दोनों भाई तो पिताजी की निगरानी में रहते थे, लेकिन मेरी निगरानी हमेशा मेरी माँ रखती थी। यही वजह थी कि जैसा मैं चाहता था हमेशा वैसा ही होता था, और माँ ने भी कभी मुझे सही और गलत में फर्क नहीं सिखाया था। एक औलाद की परवरिश उसकी माँ करती है, उसे अच्छे संस्कार देती है। मेरी माँ तो अपनी जिंदगी में मगन रहती थी। उन्हें घर के कामकाज और अपनी सहेलियों से मेलजोल ही ज्यादा अच्छा लगता था। एक बात मैंने और नोटिस की थी कि शायद मेरी माँ मेरे पिताजी से शादी करके पछताया करती थी। मेरी माँ खुले माहौल की औरत थी और मेरे पिताजी एक शरीफ इंसान थे, जिसे खुले माहौल और खुले माहौल वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्होंने माँ पर हमेशा ही सख्ती की थी, यहाँ तक कि अपने दोनों बड़े बेटों पर भी बहुत सख्ती की थी। मैं तो सबका लाडला था, इसलिए माँ ने भी मुझे बिगाड़ दिया था, और बाकी सब ने भी। मेरी माँ को उनके ही जैसा पति चाहिए था, जो उन्हें खुली आज़ादी दे, पैसा खूब बर्बाद करने दे और उसका कभी हिसाब भी न ले। लेकिन मेरे पिताजी एक एक रुपये को ज़ाया नहीं होने देते थे। उन्हें पता था कि उन्होंने पैसे कितनी मेहनत से कमाए हैं, तो वो कैसे चाहते कि उनका पैसा किसी फिजूल जगह खर्च हो। और मेरी माँ एक ऐसी औरत थी जो बेहद फिजूल खर्ची करती थी और दूसरे आदमियों से भी खूब मिलजुल कर बातें किया करती थी। ये सारी बातें मेरे पिताजी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हमेशा उनका माँ से किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। जबकि अब कई साल गुजर जाने के बाद मेरी भाभियाँ भी आ गई थी, फिर भी माँ की हरकतें ठीक नहीं हुई थी। दादी बनने की उम्र में भी वो बहुत स्टाइलिश बनकर रहती थी और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी मेरी माँ काफ़ी फेमस थी। मेरे दोस्तों की हर गैदरिंग और पार्टी में वो बड़े शौक से जाया करती थी। ये सब कुछ मेरे पापा को पसंद नहीं था। वो माँ को डांटा करते थे कि तुम बेटों के दोस्तों के यहाँ क्यों जाती हो। मैंने कभी अपनी माँ की ऐसी हरकतों को नोटिस नहीं किया था, क्योंकि मैं भी आज के ज़माने का लड़का था, इसलिए ये सब कुछ मुझे नॉर्मल लगता था। बल्कि मैं तो अपने पिताजी की मजाक बनाया करता था कि वो कैसी पुरानी सोच लेकर पैदा हुए थे और इतना वक्त गुजरने के बाद भी उनकी सोच नहीं बदली थी, क्योंकि मेरे और पिताजी के नेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। कभी मेरे दोनों भाइयों ने भी माँ को टोकने की कोशिश नहीं की थी। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरी दोस्ती अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटों से होने लगी। मैं खुद भी अमीर पिता का बिगड़ा हुआ बेटा था, इसलिए दोस्ती भी ऐसे ही लड़कों से करनी थी। जैसे ही मैं जवान हुआ, मेरे पिताजी ने मुझ पर रोक टोक करनी शुरू कर दी थी। मैं उनकी रोक टोक पर मुंह बनाकर चुप हो जाया करता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, मेरे घर में मेरी वैल्यू कम होती जा रही है। फिर मुझे ये एहसास हुआ कि लोग बच्चों से ही ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अब मैंने जवाब में पिताजी से बदतमीजी करनी शुरू कर दी थी और धीरे धीरे पिताजी की भी कोई बात सुननी बंद कर दी थी, जिस पर पिताजी को बहुत गुस्सा आया करता था। और अतुल भैया कहते थे कि देखिए, बचपन में मैं आप लोगों से कहा करता था ना कि इसका ध्यान बदतमीजियों से हटाकर पढ़ाई पर लगवाएं, मगर किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। पिताजी मुझे कुछ भी समझाना नहीं छोड़ते थे। वो हमेशा मुझसे यही कहा करते थे कि बेटा, हमारे लाड प्यार ने तुम्हें ज्यादा ही बिगाड़ दिया। मैं इस बात पर बहुत शर्मिंदा होता हूँ। एक दिन मेरा झगड़ा अतुल भैया से हो गया था। जब मैंने उनके साथ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी तो अतुल भैया ने मेरे गाल पर एक थप्पड़ मार दिया था, जिस पर मुझे अतुल भैया से माँ ने बचाया था। मुझे आज तक हल्का सा थप्पड़ भी किसी ने नहीं लगाया था
और मेरे भैया ने मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया था। पहली बार मैंने थप्पड़ खाया था तो पूरे घर में मेरा गुस्सा गूंज रहा था। माँ घर पर नहीं थी और मेरी जिद थी कि माँ जल्दी से घर आ जाए, तब मैं भैया की शिकायत उनसे करूँगा। सब लोग मुझे खामोश रहने को कह रहे थे और कह रहे थे कि अपना गुस्सा शांत करो, लेकिन मेरा गुस्सा था कि बढ़ता ही जा रहा था। और माँ जल्दी से अपनी सहेलियों की किटी पार्टी छोड़कर घर पहुंची थी। मुझे गुस्से में देखकर और मेरे गाल पर थप्पड़ का निशान देखकर माँ ने पिताजी और भैया से खूब झगड़ा किया था। मैं ऐसा बेटा था कि मैंने अपने माता पिता का अपनी वजह से झगड़ा करवा दिया था, जिस पर अतुल भैया को भी खूब डांट पड़ी थी और घर के सारे ही मर्द कह रहे थे कि बचपन से ही हमने इसे बिगाड़ दिया है, आज हमें उसका ही फल भुगतना पड़ रहा है। अगले दिन मैं और मेरी माँ नाश्ते के टेबल पर मौजूद थे, मगर बाकी लोग नहीं थे। पिताजी भी अब मुझसे नाराज रहने लगे थे। वो चाहते थे कि मैं अपने दोनों भाइयों की तरह उनका कारोबार संभालूं, लेकिन मुझे उनके कारोबार में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब मैं जवान हो चुका था। शुरू से ही मैंने अपनी जिंदगी को अपने मुताबिक जिया था, इसलिए अगर कोई मुझसे कोई काम करने को कहता तो मैं उसके लिए बिल्कुल भी नहीं मानता था। पता नहीं पिताजी को मेरी फिक्र ज्यादा थी या फिर अपने दोनों बड़े बेटों की फिक्र थी। पिताजी दिन ब दिन बीमार रहने लगे और एक दिन ऐसा हुआ कि वो इतने बीमार हो गए कि उनकी आंखें बंद हो गई और उन्होंने मौत को गले लगा लिया। अब पिताजी हमारी जिंदगी से चले गए थे। उनके जाने से मैं ही नहीं बल्कि घर के सारे ही लोग खुश हो गए थे। पिताजी ने अभी तक अपने पूरे परिवार को जोड़कर रखा हुआ था। मेरी दोनों भाभियां चाहती थी कि अपने पतियों को लेकर वो अलग हो जाएं और माँ चाहती थी कि अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए। मैं भी कुछ ऐसा ही चाहता था। मेरी भाभियां तो बहुत खुश थी क्योंकि अब उनको भी आज़ादी मिलने वाली थी। पिताजी की वजह से हम में से कोई भी घर में पार्टियां नहीं कर सकता था। मेरी भाभियां भी अमीर परिवार की थी, इसलिए अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करना वो भी चाहती थी। और माँ तो वैसे भी पिताजी की मर्जी के बिना ही छुप छुप कर पार्टी करना, अपनी सहेलियों के साथ समय गुजारना नहीं छोड़ती थी। पिताजी के जाते ही सबने सुकून का सांस लिया था। अतुल भैया जो कि बहुत शराफत का पाठ पढ़ाया करते थे, अब वो भी अपनी पत्नी के कहने में आकर वही किया करते थे जैसा उनकी पत्नी कहती थी। और फिर अब हर दूसरे तीसरे दिन हमारे घर में पार्टियां होती थी। अब तो दोनों भैया ने भी अपने अपने दोस्तों को घर पर बुलाना शुरू कर दिया था और कभी कभी तो माँ और भाभी की सहेलियां भी डिनर पर आई हुई होती थी। कभी मेरे दोस्त पार्टी करने के लिए आ जाते थे और सारी रात हम लोग पार्टी करते और झूमते रहते थे। हमारे घर का माहौल पिताजी के जाने के बाद पूरी तरह से बदल गया था। पिताजी का कारोबार भी दोनों भाइयों ने आपस में बांट लिया था। मुझे तो कभी किसी कारोबार में इंटरेस्ट ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि इस घर में जितना उन दोनों भाइयों का हिस्सा है उतना ही मेरा भी हिस्सा है। मैंने सिर्फ अपना फायदा देखा और पिताजी की कमाई उड़ाता रहा। फिर सुना कि दोनों भैया जो पिताजी का कारोबार संभाल रहे थे, उनके कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इतना बड़ा नुकसान कि हमारे घर के हालात खराब होने पर आ गए थे। माँ ने दोनों भाइयों से कहा कि अब तुम दोनों घर का खर्चा उठाओगे, मगर दोनों भाइयों के मिजाज तो बिगड़ गए थे और दोनों भाइयों का मूड भी खराब हो गया था। हम सभी अय्याशियों में बिगड़े हुए लोग थे, कम पैसों में अपना गुजारा कैसे करते, इसलिए घर में सबके बीच आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। कभी माँ का भैया से होता तो कभी भाभियों का माँ से होता, तो कभी भैया भाभी आपस में झगड़ने लगते थे। कुछ दिन की ही बात थी कि सब लोगों के बिहेवियर अचानक बदल गए और जो पैसे माँ के पास रखे थे वो पैसे मेरे दोनों भाइयों ने हथिया लिए। और बस इतना ही नहीं बल्कि दोनों भाइयों ने घर भी अपने नाम करवा लिया था, जिसमें मेरा और मेरी माँ का कोई हिस्सा नहीं था। मेरे दोनों भैया जो पहले मुझसे बहुत प्यार किया करते थे, उन्होंने भी अब मुझसे नजर फेर ली थी। ये सब किस्मत का खेल था कि एक पल में ही सब कुछ हमारे हाथ से छिन गया था और मैं कुछ नहीं कर सका था। पिताजी के इस दुनिया से जाते ही सब लोगों का व्यवहार मेरे साथ बदल गया था। सबसे पहले मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ा, वो दोस्त जिन पर हमेशा मैंने अपना पैसा पानी की तरह बहाया था और उन्हें अय्याशी करवाई थी। उन लोगों ने मेरा बुरा समय आते ही मुझसे दोस्ती खत्म कर दी थी। और मेरे बड़े भैया जो मेरे नाम से नहीं बल्कि बेटा कहकर बुलाते थे और मेरी हर बदतमीजी पर मुस्कुराते थे कि बच्चा है, लेकिन अब मेरे जरा सा ऊंचा बात करने पर भी वो मुझे ऐसे डांट रहे थे जैसे मैं उनका कोई नहीं लगता। और अतुल भैया जो शुरू से ही मुझे अच्छा पाठ पढ़ाया करते थे, अब उन्हें भी मेरे साथ कुछ भी बुरा होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अब मुझे देखते भी नहीं थे। मुझे कब किस चीज की जरूरत है किसी को कोई फिक्र ही नहीं होती थी। मेरे दोनों चाचू तो पहले ही अलग हो चुके थे।
उन लोगों ने भी बुरे समय में हमारा कोई साथ नहीं दिया। उनको तो हमारे बुरे हालातों से कोई मतलब ही नहीं था। अब मैं गरीब माता पिता का बेटा बन चुका था। मुझे लगता था कि मेरी बहुत अहमियत है, लेकिन गुजरते हुए समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि मुझे कितनी बड़ी गलतफहमी थी। अहमियत मेरी नहीं बल्कि मेरे पिता के पैसों की थी। लाडला मैं नहीं बल्कि मेरे पिता का पैसा था। स्टेटस मेरा नहीं बल्कि मेरे पिता के पैसों का था, और पैसे जाते ही सब कुछ खत्म हो गया था। ना ही अहमियत रही थी, ना लाड और ना ही स्टेटस। मैं एक पल में आसमान से जमीन पर आ गया था। माँ बीमार होकर बिस्तर से लग गई थी और रिश्तेदारों का खून सफेद हो गया था। यहाँ तक कि अतुल भैया और शरद भैया ने मुझे और माँ को घर से जाने को कह दिया था। वो घर मेरे पिताजी का था, लेकिन उस समय उन्होंने घर पर अपना कब्जा जमा लिया था और मेरे पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने तो अपनी सगी माँ को भी कुछ नहीं समझा था। अब मेरे और माँ के पास सिवाय घर छोड़कर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। सब लाड प्यार खत्म हो चुका था। मेरे दोनों भैया, जिनसे मुझे उम्मीद थी कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब तो वो मेरी इज्जत भी नहीं करते थे। उनका यही कहना था कि तुम भी जवान हो गए हो, बस तुम्हारी जिंदगी बहुत आराम और ऐश से गुजर गई, अब अपनी मेहनत से कमाओ और खाओ। अब मेरे अकाउंट में भी कोई पैसा नहीं था। वो लोग कहते थे कि अगर कोई कामकाज करोगे तभी इस घर में रहोगे, मगर मैं तो कोई कामकाज करना भी नहीं जानता था। न मैंने अपनी शिक्षा ठीक से कंप्लीट की थी जो मुझे कहीं नौकरी मिल पाती। उन्होंने कहा कि अगर इस घर में रहना है तो हमें पैसे देने होंगे, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था। इसलिए उन्होंने मेरा सामान उठाकर घर से बाहर फेंक दिया और मुझे और माँ को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मुश्किल समय ने सबने अपनी औकात दिखा दी थी। अपने घर से निकल जाने के बाद मैं और माँ सोच ही रहे थे कि कहाँ जाए। फिर माँ को अपने मायके का ख्याल आया, जहाँ मेरे नाना नानी रहा करते थे। मेरी माँ अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे नाना नानी तो इस दुनिया से जा चुके थे। अब उस घर में ताला पड़ा हुआ था और उस घर की चाबी मेरी माँ के ही पास थी। वो घर एक गंदी सी बस्ती में बना हुआ था। मुझे तो वहाँ पहुँचते ही घिन आने लगी थी, तो मैं वहाँ कैसे रह सकता था, लेकिन मजबूरी थी। माँ का वो घर बहुत पुराना था, जिसमें एक छोटा सा कमरा और एक छोटा सा आंगन था। यही मेरी माँ का बचपन गुजरा था। इस घर की दीवारें भी पूरी तरह से खराब थीं और हर तरफ धूल मिट्टी जमी हुई थी। नाना नानी तो कई सालों पहले ही इस घर को छोड़कर जा चुके थे, इसलिए इस घर की हालत ऐसी हो गई थी और यहाँ कोई नहीं रहता था। माँ ने तो पिताजी के दिन बदलने के बाद कभी यहाँ पलटकर देखा ही नहीं था। आखिरकार इतना अच्छा घर छोड़कर वो इस बेकार से घर को देखने के लिए क्यों आती। लेकिन अब मुश्किल समय में उनको ये बेकार सा घर ही याद आया था। माँ, जिसने घर में नौकर होने की वजह से कामकाज करने ही छोड़ दिए थे, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने घर की सफाई की। माँ से अकेले से तो ये सब कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपने पड़ोस की एक औरत को बुलाया और उनके साथ मिलकर घर को अच्छी तरह से चमका दिया था। मेरे पास मेरा एक महंगा और कीमती मोबाइल था, जिसको बेचकर मैं घर के राशन का थोड़ा सा सामान ले आया था। वो पड़ोस वाली औरत कुछ दिनों तक हमारे घर आती रही और थोड़ा बहुत काम करती रही। माँ के पास थोड़े से पैसे थे, वो पैसे काम करने के दे दिया करती थी। लेकिन जब धीरे धीरे पैसे खत्म होने लगे तो माँ ने घर के सारे काम खुद ही करने शुरू कर दिए। इतनी तंगी में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कभी जिंदगी में मैंने दाल नहीं खाई थी, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि दाल भी मुश्किल से खाने को मिलती थी। मैं दिन ब दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा था। जिंदगी के सारे मजे खत्म हो चुके थे। मैं जो अपनी दौलत की वजह से बहुत घमंडी हो गया था, अब मैं इस तरह से आसमान से जमीन पर आकर गिरा था कि मेरे दिमाग ठिकाने आ गए थे। मैं घर से ज्यादा बाहर रहने लगा था, कहीं न कहीं नौकरी की तलाश करता रहता था, इसलिए मुझे घर में माँ के बारे में कुछ पता नहीं रहता था। लेकिन जब मैं सारा दिन का थका हारा रात को घर वापस आता तो देखता कि माँ घर में मौजूद होती ही नहीं थी। माँ का मुझे कुछ अता पता नहीं था। 2-3 दिन तक तो माँ घर पर आई ही नहीं थी। मैं बहुत परेशान हो गया कि वो कहाँ चली गईं। मुझे लगा कि शायद अपनी किसी सहेली के पास चली गई होंगी। पूरे एक हफ्ते बाद जब माँ घर वापस आई तो वो अकेली नहीं थी, बल्कि उनके साथ मेरी उम्र का एक लड़का भी था जो शरीफ घर का लगता था। लेकिन ये लड़का कौन था? मैं माँ को देख रहा था और उनसे यही सवाल करना चाहता था। माँ ने जब मुझे बताया कि उन्होंने शादी कर ली है तो ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और दिमाग बार बार ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन ये सच था। माँ ने कहा कि मेरे साथ जो लड़का खड़ा है ये मेरा पति है। वो लड़का मेरी ही उम्र का था
और मेरी माँ 55 साल की बूढ़ी औरत थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि माँ कैसे अपने बेटे की उम्र के लड़के से शादी कर सकती है, मगर माँ ने तो इस उम्र में भी शादी करके दिखा दी थी। मैंने इस बात पर खूब हंगामा किया था, लेकिन माँ जो पहले सिर्फ मेरी सुना करती थी, अब मेरी बात अनसुनी कर रही थी। एक तो घर इतना छोटा सा था, तो कैसे 3 लोग एडजस्ट कर पाते। मेरा तो दम घुटने लगा था। फिर वही मजबूरी थी कि कोई और रास्ता ही नहीं था। मेरी माँ के दूसरे पति का नाम कौशल था। कौशल बहुत फुर्तीला और मेहनती इंसान था। माँ बता रही थी कि तुम तो कोई काम नहीं करते, मगर ये मजदूरी करता है और अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। मैंने इससे शादी इसलिए की है कि ये कोई काम धंधा करेगा और जो भी पैसे कमाएगा वो मुझे लाकर दिया करेगा। उससे मैं अपना और तुम्हारा और साथ साथ अपने पति का भी गुजारा कर लिया करूंगी। अब वो सुबह सवेरे मजदूरी पर निकल जाता था और रात को माँ के हाथ पर ढेर सारे पैसे लाकर दिया करता था। कौशल ने कामकाज करने से तो मेरे दिमाग से सारी टेंशन हल्की कर दी थी। अब वही काम किया करता था और हमारे घर का चूल्हा उसी के लाए हुए पैसों से जल रहा था। शुरू में मुझे गुस्सा रहा, लेकिन उसके आने से मुझे ही फायदा हुआ था। और कौशल था भी बड़ा सीधा लड़का और वो सारे काम भी अच्छे से कर लिया करता था। अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था। कौशल ने बताया था कि वो मेरी माँ की कहानी सुनकर उनसे इम्प्रेस हो गया था और उसने कहा था कि वो मेरी माँ के साथ साथ मेरा भी ध्यान रखेगा। मैं हैरान था कि आज के ज़माने में जवान लड़के कब से बूढ़ी औरतों का ख्याल रखने के लिए तैयार हो गए, वो भी उनका पति बनकर। कौशल पर कभी कभी मुझे तरस भी आता था, इसलिए मैंने उसे बुरा भला कहना छोड़ दिया था। और कौशल के आने के बाद मैंने नोटिस किया था कि अब हमारे घर में खाना भी बहुत अच्छा बनता था और एक मामूली सा मजदूर इतने ढेर सारे पैसे कमा कर लाता है कि माँ मुझे भी पैसे दे दिया करती थी और उनके पास भी ढेर सारे पैसे रहते थे। वो रोज घर के लिए कोई ना कोई सामान और मेरे लिए भी मेरी पसंद का सामान लाया करता था। गरीबी में जिंदगी बुरी लग रही थी, लेकिन कौशल के आ जाने से सब कुछ ठीक हो गया था। और फिर मैंने सुना कि सुनिधि वापस आ गई है। सुनिधि मेरे बचपन की सहेली, मेरे पापा के दोस्त की बेटी और मेरी पहली मोहब्बत थी, जिसे मैं बचपन से ही पसंद करता था। और वो काफी समय से अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गई हुई थी। मैं चाहे जितना मॉडर्न था, लेकिन मोहब्बत के मामले में मैं ऐसा था कि मोहब्बत मैंने सिर्फ एक ही लड़की से की थी। सुनिधि मेरे बचपन की दोस्त थी और उसके पिता भी मेरे पिता के बचपन के दोस्त थे। बचपन में वो हमारे घर बहुत आया करती थी और इस तरह हम दोनों की मुलाकात होती रहती थी। सुनिधि एक गरीब फैमिली से थी, लेकिन उसके पिता ने बड़ी मेहनत के बाद उसे अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा था। लेकिन मुझे गरीबों से चिढ़ थी, पता नहीं क्यों, फिर भी मैं सुनिधि की तरफ अट्रैक्ट होता था। फिर जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे पता चला कि सुनिधि से मुझे मोहब्बत है। सुनिधि बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी। वैसे तो वो यहाँ पर इंटर तक सरकारी स्कूल में पढ़ी थी, लेकिन वो किसी काबिल बनना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पिता से जिद की थी कि वो अमेरिका जाकर पढ़ना चाहती है। उसके पिता ने बड़ी मेहनत के साथ उसे अमेरिका भेज दिया, जहाँ पर वो खुद भी नौकरी करती थी और पढ़ाई भी कर रही थी, क्योंकि उसके पिता उसकी पढ़ाई के खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने उसके सपने पूरे करने के लिए उसे अमेरिका में थोड़े से पैसे भेज दिए थे, जिससे उसे काफी मदद मिली थी। वो मेरा शुक्रिया अदा करते करते नहीं थकती थी और मैं उससे मोहब्बत चाहता था। वो ये सब जानती थी, इसलिए मैंने उसे एक दिन प्रपोज कर दिया और उसने हाँ भी कर दी थी। उस दिन मैं बहुत खुश हुआ था, लेकिन सुनिधि अभी कुछ समय और अमेरिका में रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उसकी आगे की पढ़ाई के लिए उसे 80 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए थे, ताकि वो अपना फ्यूचर बनाकर वापस लौटे। मैं उसका और अपना फ्यूचर एक साथ देखता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो हालात गुजरे थे, उसकी वजह से मैं सुनिधि से कांटेक्ट ही नहीं कर पाया था। और अब जब सुना कि वो वापस आ रही है, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन मुझे बुरा भी लगा कि सुनिधि आ चुकी थी, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया था। मेरे दिल में डर बैठ गया कि कहीं मेरा स्टेटस बदलने की वजह से सुनिधि ने भी सबकी तरह मुझे छोड़ तो नहीं दिया। अब मेरा ये डर आखिरकार सच साबित हो ही गया। मैं अच्छे से तैयार होकर सुनिधि से मिलने के लिए उसके घर गया था, लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि सुनिधि का रिश्ता मेरे ही दोस्त विराट के साथ तय हो गया। सबकी तरह सुनिधि भी एहसान फरामोश निकली थी। सुनिधि की अच्छी जॉब लग गई थी, पढ़ लिख कर वो कामयाब हो गई थी, जिससे वो अब काफी पैसा कमाने के काबिल हो गई थी। इसलिए वो मुझ जैसे गरीब लड़के के साथ अपना फ्यूचर तबाह नहीं करना चाहती थी। मैं ही था जिसकी वजह से उसका फ्यूचर बना था, और वो मुझसे आंखें फेर कर मेरे दोस्त का हाथ थाम रही थी, क्योंकि मेरा दोस्त अमीर था। सबकी तरह सुनिधि की भी हकीकत खुलकर मेरे सामने आ गई थी।
सही कहते हैं लोग, जिसको जितनी इज्जत दो वो उतना ही सर पर चढ़कर नाचने लगता है। यही हाल सुनिधि का भी था, जो मेरी वजह से किसी काबिल हुई थी, वरना आज भी वो गरीब पिता की ही बेटी होती। मैं उसके घर के दरवाजे से खामोशी से वापस आ गया था और उस दिन के बाद मैं अंदर ही अंदर से टूटने लगा। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था, क्योंकि ऐसी जिंदगी मेरे लिए नर्क थी। लेकिन एक दिन सारी सच्चाई मेरे सामने तब आई जब माँ का एक्सीडेंट हुआ और वो इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। मेरे पास इकलौती एक माँ ही तो सहारा था, और वो भी मुझे छोड़कर चली गई थी। माँ की मौत की खबर मैंने अपने दोनों भाइयों और दोनों चाचू को दी थी, लेकिन कोई भी माँ के अंतिम संस्कार के लिए नहीं आया था। मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर मैंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया था। माँ के मरने के बाद मुझे लगा कि अब कौशल भी चला जाएगा, लेकिन वो नहीं गया। मुझे लगा कि शायद उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन अब तो मेरी माँ भी उसके लिए नहीं रही थी। वो अकेला था, वो कहीं भी जा सकता था, जवान था, किसी और के साथ शादी करके अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू कर सकता था, लेकिन वो नहीं गया। जिस तरह से वो मेरी माँ के लिए पैसे कमाया करता था, उसी तरह से मेरे लिए भी पैसे कमा रहा था। वो हमेशा खामोश रहता था। मुझे और क्या चाहिए था? वैसे भी मेरी जगह वो मुझे घर बैठे पैसे कमाकर दे रहा था। मैं तो मेहनत करना जानता ही नहीं था। मैं उसे यहाँ से भेजकर अपनी जिंदगी खराब तो नहीं कर सकता था, इसलिए मैं उसे क्यों जाने देता। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। कौशल मेरा नौकर बनकर मेरे सारे काम करता था। कौशल ही कमाता भी था और मेरे छोटे मोटे काम भी कर दिया करता था। मैं राजा महाराजाओं की जिंदगी गुजार रहा था और फिर बैठकर सुनिधि को कोसता रहता था। एक दिन मैं सुबह उठा तो मेरे बिस्तर के बराबर में चाय नहीं थी, क्योंकि काम पर जाने से पहले कौशल जब अपने लिए चाय बनाता था तो मेरे लिए भी बनाकर मेरे बिस्तर के बराबर में रख दिया करता था। लेकिन आज चाय नहीं थी। मैं कौशल की खबर लेने के लिए गुस्से से कमरे से निकलकर किचन की तरफ गया, लेकिन वो वहां पर भी नहीं था, बल्कि मुझे लगा कि वो काम पर गया होगा। मुझे उसके काम से वापस लौटने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन वो तो काम से भी वापस नहीं आया था। मैं परेशान हो गया था कि आखिर कौशल गया तो गया कहाँ। मैं परेशानी की वजह से उसको हर तरफ ढूंढता फिर रहा था। उसको गायब हुए 2 दिन गुजर गए थे, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चल सका। एक दिन दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं समझा कि कौशल वापस आ गया है, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने खड़ी पुलिस को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। पुलिस मेरे घर की तलाशी लेने के लिए आई थी, मगर क्यों? क्यों का जवाब मुझे तब मिला जब थोड़ी देर के बाद मेरे कमरे की तलाशी के दौरान एक पुलिस वाले ने मेरे बिस्तर की तलाशी ली। तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और दिमाग चकराकर रह गया था कि मेरे बिस्तर के नीचे ढेरों की संख्या में नशे के पैकेट रखे हुए थे, जो कि तलाशी के दौरान सारे नशे का सामान मेरे कमरे से निकला था और मेरे घर में मौजूद था। इसलिए पुलिस ने फौरन मेरे हाथों में हथकड़ियां पहना दी और मुझे कसूरवार समझ लिया, मगर मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। पुलिस मुझे अपने साथ अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले गई, जहां मुझे पता चला कि मेरी माँ का पति मतलब कि कौशल ड्रग्स का स्मगलर था और मेरी माँ भी शुरू से ही यही काम किया करती थी। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने की आड़ में माँ अपने छोटे मोटे खर्चे निकालने के लिए ड्रग्स सप्लाई किया करती थी। पिताजी उनसे 1 रुपए का भी हिसाब लिया करते थे और वो हिसाब देने से कतराती थी, क्योंकि उनके खर्च बहुत ज्यादा थे। इसीलिए उन्होंने ये काम करना भी शुरू कर दिया था। पिताजी को 1-2 बार माँ पर शक हुआ था, लेकिन अपने कारोबार में बिजी होने की वजह से उन्होंने माँ को सिर्फ डांट कर ही बात को रफा दफा कर दिया था। और यही वजह थी कि वो माँ पर हमेशा गुस्सा होते रहते थे, उन पर रोक टोक करते थे, उनको उनकी सहेलियों के साथ पार्टी नहीं करने देते थे और ना ही वो उनको उनके घर जाने देते थे। वो चाहते थे कि माँ सिर्फ घर में रहे और घर को संभाले, मगर मेरी माँ ऐसी नहीं थी। उनको तो लड़कों से बातें करना भी बहुत अच्छा लगता था। यही वजह थी कि उन्होंने पिताजी के मरने के बाद अपने ही ड्रग्स के धंधे में शामिल एक लड़के से शादी कर ली। वो था कौशल। ये दिखावे की शादी थी ताकि कौशल हमारे घर में आकर रहने लगे, और वो दोनों मिलकर अब इस घर में रहकर भी ये काम कर रहे थे। मेरी माँ ने इस बार ड्रग्स का काफी लंबा चौड़ा धंधा करने का सोचा था, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चली जाएंगी। कौशल के पास माल था और मेरी माँ के पास कस्टमर, इसलिए उन दोनों ने हाथ मिला लिया। मेरी माँ उससे ड्रग्स खरीदकर अपनी सहेलियों को सप्लाई किया करती थी और जवान लड़के लड़कियों से दोस्ती करके उनको अपनी बातों में लेकर उन्हें भी ड्रग्स बेच दिया करती थी। अब वो सारे ही पैसे मेरी माँ कौशल से ले लिया करती थी।
कौशल के पास कुछ भी नहीं बच रहा था, इसलिए उसने मेरी माँ को रास्ते से हटाने का फैसला किया ताकि उसे मेरी माँ को हिस्सा न देना पड़े, और मासूम बनकर मेरे साथ रहने लगा। और जैसे ही उसे पुलिस के छापे की खबर मिली, वो इल्जाम मुझ पर डालकर भाग गया। यहाँ कानून की नज़र में मैं भी माँ और कौशल का साथी ही था, इसलिए मुझे 7 साल की सज़ा हुई। मेरी तो जैसे ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। जब मैं जेल में था तो मुझसे मिलने के लिए कोई नहीं आया था। जिन पर मैंने अपना पैसा और समय बर्बाद किया था, अगर वो पैसा मैंने सही जगह लगाया होता या फिर अपने कारोबार पर ही लगा लेता तो शायद आज वो मेरे बहुत काम आता और मैं जेल में ना सड़ रहा होता। पूरे 7 साल की सज़ा के बाद जब मैं जेल से वापस लौटा तो मैंने अपने आप को काफ़ी हद तक सुधार लिया था और सोच लिया था कि इंसान जब मेहनत करता है तो अपने आने वाले कल को बेहतर बनाता है। मैंने मेहनत करना सीख लिया था और सोचा कि अभी मेरी काफ़ी ज़िंदगी पड़ी हुई है। मैं अपनी ज़िंदगी को पहले की तरह बर्बाद नहीं कर सकता और दूसरों के भरोसे भी नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैंने मेहनत करना शुरू कर दिया। नौकरी की तलाश करने गया। जितने भी पैसे मिलते हैं उनसे मैं अपना गुजारा कर लिया करता हूँ। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरे दिन पहले जैसे हो जाए। मेरे दिन पहले जैसे तो भले ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरी माँ और पिता अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। मेरे पिता जो एक शरीफ इंसान थे, मेरे परिवार वाले जो बचपन में मुझे बहुत प्यार किया करते थे। कभी कभी बच्चे लाड प्यार से इतना बिगड़ जाते हैं कि उनके अंदर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती। वो अपने माता पिता पर ही हमेशा निर्भर होते हैं। मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए। अपने पिता की कमाई पर निर्भर ना रहिए। वक्त तो बदलता रहता है, क्या पता आज अच्छा है तो कल बुरा हो जाए। इसलिए बुरे वक्त के लिए पहले से ही हमें तैयारी करके रखनी होगी ताकि आप बुरे समय में उस समय से अच्छे से लड़ सकें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।